Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. आज का जो पहला टॉपिक है that is a quote. If you want to test a man's character, give him power. तो ये जो टॉपिक है दैट कुड बी हेल्पफुल इन पेपर 1 एसे राइटिंग एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो कभी कभार मंडे को इम्पोर्टेंट कोट्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। वो कोट्स यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए या एपीएससी मेंस एग्जाम के लिए रिलेवेंट होते हैं, इसलिए हम लोग उन कोट्स को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से, जैसे हर बार जब हम कोट डिस्कस करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस टॉपिक को सोचें, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सोचें कि आपके दिमाग में क्या-क्या बातें आ रही हैं जब आप इस टॉपिक को देखते हैं। आपको अगर इस पे एस्से लिखना होता तो आप क्या-क्या बातें लिखते। सो प्लीज डू दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग एंड देन कम बैक टू द डिस्कशन। तो देखते हैं मेरे इस आर्टिकल में क्या-क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए, ये जो पूरा-पूरा कोट है, इट रीड्स समथिंग लाइक दिस: इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट अ मैन इज टू द बॉटम, गिव हिम पावर। अ मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, ओनली अ ग्रेट मैन कैन स्टैंड प्रॉस्पेरिटी। तो मतलब अब सरल भाषा में अगर कहें तो किसी भी इंसान के ट्रू कैरेक्टर को समझना है तो आप उसको पावर दें, तब देखें कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में तो इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं, और उसमें तो फिर वो एक लिमिटेड तरीके से ही बिहेव करेगा। बट जब वो प्रॉस्पेरिटी उसके पास होगी, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, तभी जाकर के आप कह सकते हैं कि उस इंसान का कैरेक्टर सही है, अच्छा है। तो इंसान के कैरेक्टर की पहचान जो होती है वो तभी होती है जब उसके पास ऑप्शंस हो। अब ये जो कोट है, ये अक्सर देखने को मिलता है कि अब्राहम लिंकन साहब ने, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है। बट अगर ज़्यादा डिटेल डिगिंग की जाए, जैसे आज के इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में भी कहा गया है, तो पता चलता है कि the quote was not exactly given by Abraham Lincoln, but it was given in order to explain the character of Abraham Lincoln. It was given by some US politician, leader, और उन्होंने ये कोट बोला था in order to address the characters of Abraham Lincoln कि despite being a powerful person, he maintained upright character. So that reflects he Abraham Lincoln was truly, genuinely a person of high character. वैसे कई सारे जगहों पे लिखा रहता है द कोट हैज बीन गिवन बाय अब्राहम लिंकन, सो यू कैन राइट लाइक दैट आल्सो। बट मेंस एग्जाम में कभी भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता कि कोट दिया किसने, ये बोल करके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको किसी भी कोट का मीनिंग एक्सप्लेन करना होता है। तो देखते हैं मीनिंग इस कोट का क्या क्या निकल करके आता है। वैसे कोट तो सरल ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। द मीनिंग इज सिंपल। इट आर्ग्यूज दैट इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल एवरी पर्सन गेट्स डाउन टू देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब कठिनाई का वक्त होता है तब तो सब लोग सर्वाइव करने के बारे में सोचते हैं, और उस वक्त तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे। उस वक्त उनके कैरेक्टर के बारे में आप नहीं समझ सकते। हाउएवर व्हेन अ पर्सन इज गिवन पावर, then that person is having an opportunity to behave in free manner. The person is having capacity to affect or change things meaningfully, and then you get a sense कि what their true character is like. तो इसको लेकर के एक बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनमें सबसे पहले नाम आता है, आप कह सकते हैं, मार्कस ऑरेलियस का। मार्कस ऑरेलियस एम्पेरर एज वेल एज फर्स्ट सेंचुरी के अब ग्रेट फिलोसोफर। स्टोइसिज्म फिलोसफी उनसे एसोसिएट की जाती है। सो डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेट किंग, having all the luxury and wealth to his disposal, he maintained an ascetic life. Similarly, you can associate this idea with Buddha. So he was born in a rich, affluent family, but he chose the path of asceticism. सो दैट रिफ्लेक्ट्स, अगर कोई इंसान गरीबी में उसका जन्म ही हुआ, उसके पास कोई खास ऑप्शंस है नहीं, तो फिर उसके कैरेक्टर का ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा। बट अफ्लुएंस होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान मिनिमलिज्म
और एसेटिक लाइफ चूज करता है अपने जीवन में, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मैटर ऑफ चॉइस नॉट मैटर ऑफ कंपल्सन। यही इस टॉपिक में कहा जा रहा है कि जब एक इंसान सही रास्ते को चुने एज ए मैटर ऑफ चॉइस नॉट एज ए मैटर ऑफ कंपल्सन, देन यू कैन से कि द पर्सन इज हैविंग हाई moral character. A poor person may not be able to accomplish what he or she wants or transform her intentions, good or bad, into reality. अब ये जो कोट है इससे मिलते जुलते और भी कुछ कोट्स आप देख सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहे होंगे। With great power comes great responsibility. So it was given by Voltaire. Voltaire was a French philosopher in 18th century, and he is credited for inspiring French Revolution of 1789, जहाँ से द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी जो है वो आया इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वोल्टेयर से ने एक कोट दिया, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली वोल्टेयर इज फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पावर, कि आपके पास पावर जब भी आएगा तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। अब हाउ यू यूज इट, पावर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अथॉरिटी। ये बात अगर जो लोग पावर में हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, वो समझ जाएं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्राइबरी खत्म हो जाएगा। पावर is basically an opportunity to serve, not an option to exploit. It is a responsibility. और बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपके पास सही पावर हो तो आपको अपने कैरेक्टर्स को सही रखना चाहिए। उसके अलावा इससे मिलता जुलता एक दूसरा कोट भी आ सकता है आपके दिमाग में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, गिवन बाय लॉर्ड एक्टन, एन इंग्लिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन। तो ये दो अलग अलग कोट्स मैंने आपको दिए। एक कोट पावर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि पावर के साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। एक जो कोट है वो पावर के निगेटिव एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि पावर जब आएगा तो आपका कैरेक्टर डीजेनरेट होगा ही होगा, खराब होगा ही होगा। पावर गिव्स यू ऑप्शन टू बिहेव इन फ्री मैनर। अब ये दोनों कोट को एक साथ मिलाकर के आप इस जो हेडलाइन वाला कोट है इसके साथ देखिए कि पावर ना ही अपने आप में पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन हु इज wielding द पावर। द पर्सन कैन यूज इट for fulfilling the moral responsibilities. The person can use it for fulfilling self instincts. उस केस में पावर का निगेटिव एस्पेक्ट सामने आएगा, उसका करप्ट बिहेवियर सामने आएगा, अदरवाइज उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सामने आएगा अगर वो पावर का पॉजिटिव इस्तेमाल करता है तो। एक तीसरा कोट भी इससे लिंक करके देख सकते हैं, महात्मा गांधी का एक कोट है, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अब ये जो कोट है इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा देने की ताकत उसी में होती है जिसके अंदर मोरल स्ट्रेंथ हो। एक तरीका तो ये हो सकता है सोचने का, महात्मा गांधी के इस कोट को समझने के लिए, कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या मटेरियल पैसे से ताकतवर नहीं बनता इंसान। शरीर में बहुत ज्यादा फिजिकल पावर होने से इंसान ताकतवर नहीं बनता है। मोरल स्ट्रेंथ होगा तभी जाकर के उसके अंदर क्षमा की भावना आएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है सोचने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पावरलेस पीपल डू नॉट हैव ऑप्शन ऑफ फॉरगिवनेस। कमजोर आदमी फॉरगिव कर भी नहीं सकता। अभी कोई बहुत कमजोर इंसान आपको बोले कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे तुम कर भी क्या सकता है, राइट। तो पावरलेस पीपल डू नॉट हैव ऑप्शन टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको समझने के लिए रामधारी सिंह दिनकर का कि ये पंक्ति आप याद करें, आप आराम से समझ जाएंगे कि ये फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग को दूसरे तरीके से कैसे समझा जा सकता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, जिसके पास गरल हो मतलब दांत, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। तो आप क्षमा, आप तभी, वो सांप जो जो जिसके पास जहर है, जिसके पास अपने खुद की दांत है काटने के लिए, वही तो कह सकता है कि जाओ तुम्हें माफ किया, आज नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले सकता था, आई कुड हैव किल्ड यू। बट वो क्या माफ करेगा जिसके पास खुद की कोई पावर ही नहीं है। तो बेसिकली पावर इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू ग्रैब पावर then use it in positive manner. Do not allow the power to corrupt your personality.
एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज ए पर्सन ऑफ अपराइट कैरेक्टर. उसके बाद जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, देन दैट फॉरगिवनेस विल मेक सेंस व्हेन यू आर पावरफुल एंड स्ट्रांग. इससे मिलता जुलता ये इस टॉपिक से मिलता जुलता ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है. वर्च्यू लाइज इन आवर पावर, सो डज वाइस. बेसिकली पावरफुल आदमी ही या तो वर्चुअस अच्छे काम कर सकता है या बुरे काम कर सकता है. बिकॉज इट इज इन आवर पावर टू एक्ट, इट इज ऑल्सो इन आवर पावर नॉट टू एक्ट. दिस कोट हैज बीन गिवन बाय एरिस्टोटल. आप अक्सर देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम्स में, एपीएससी एग्जाम में, एथिक्स पेपर में एक आधा इस तरह के कोट्स दिए रहते हैं. कोट्स में जिस इंसान ने वो कोट दिया उसका नाम भी साथ में लिखा रहता है. तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है कि ये कोट किसने दिया है. आपको बस उस कोट को इलाबोरेट करना होता है, उसका क्या मतलब है वो समझाना होता है. तो जो अभी हमने डिस्कस किया है बेसिकली वही टॉपिक पे ये प्रश्न है कि पावर जो है वो इंसान को वर्चुअस भी बना सकता है, वीसीएस भी बना सकता है. आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें या एक पर्टिकुलर तरीके से ना एक्ट करें, दोनों में ही पावर का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है या निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है. समटाइम्स नॉट एक्टिंग ऑल्सो लीड्स टू वीसीएस थिंग. सही वक्त पे ना बोलना वो भी गलत होता है. सही वक्त पे कुछ ना एक्शन लेना वो भी गलत होता है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट वोट. मौजूदा टाइम में इलेक्शंस के टाइम चल रहे हैं. इन सच सिनेरियो इफ यू डू नॉट गो आउट एंड वोट, then that also could be considered as, because voting is a power, voting is a right, so it is also a power available to you. And if you do not use that power, then you will basically end up doing a vcs activity. तो इस कोट को इलाबोरेट करना था कि पावर से दोनों ही काम किए जा सकते हैं. कभी कभार कुछ करके आप पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ ना करके पावर का गलत इस्तेमाल या सही इस्तेमाल करते हैं. वही इलाबोरेट करना था. मैंने हिंट्स भी लिख करके दे दिया है. हमेशा कोशिश कीजिए कि आंसर में थोड़े बहुत इस तरीके के फ्लो चार्ट वगैरह रहें कि आंसर बिल्कुल प्लेन फ्लैट ना पड़े, चीजें देख करके थोड़ी अट्रैक्टिंग लगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे दीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट कोरल रीफ्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कोरल्स होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं. देखिए, कोरल्स आर टाइनी एनिमल्स. छोटे छोटे आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं. ओशन के अंदर मिलते हैं, सब सरफेस में. बट वैसे ही जगह मिलते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डीप ना हो, सब सरफेस बहुत ज़्यादा डीप ना हो, जहाँ पे सनलाइट पहुंच सके, वहाँ पे ओशनिक सब सरफेस में कोरल्स मिलते हैं, विच आर टाइनी एनिमल्स. ये जो कोरल्स हैं दे आर सेसाइल. सेसाइल मतलब होता है दे आर कनेक्टेड विथ ओशनिक सरफेस. दे परमानेंटली रिमेन अटैच्ड विद द ओशन फ्लोर. और उनके ऐसे टेंटैकल्स होते हैं, मतलब उनसे ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकलता रहता है. दीज टेंटैकल्स एक्ट लाइक देयर हैंड्स. और ये टेंटैकल्स उनसे वाटर में से न्यूट्रिएंट्स को कैच करके इन कोरल्स के माउथ में डालते रहते हैं, सो दैट दीज कोरल्स कुड फीड देमसेल्फ. तो टेंटैकल्स एक्ट लाइक हैंड एंड दे कैच फूड फ्रॉम द वाटर एंड पुट इट इन देयर माउथ. तो ये छोटे 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 कोरल्स हैं. बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे जो कोरल एनिमल होता है उसको कहा जाता है पॉलिप. और पॉलिप्स की जो तमाम ग्रुप होती है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स, उनको कहेंगे हम लोग कॉलोनी ऑफ द पॉलिप्स, विच इज टुगेदर नोन एज कोरल्स. तो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऐसा दिखता है और वो न्यूट्रिएंट्स पकड़ के ऐसे माउथ में डालता रहता है इसके टेंटैकल्स. एंड individual polyp is like this, collectively all the polyps together which is colony of polyps are known as corals. अब होता क्या है कि these corals they die over a period of time. हर एक लिविंग थिंग कभी ना कभी तो मरेगी ही. सो ये कोरल्स जब मरते हैं तो इन, जैसे कि ये मान लीजिए कि अंडर ओशन सरफेस है, यहाँ पे कोरल्स थे, सेसाइल कोरल्स अटैच टू द सरफेस. व्हेन दे डाई देन दे क्रिएट ए प्लेटफॉर्म. इसके ऊपर फिर नए कोरल्स, यंग कोरल्स दे गेट जनरेटेड. फिर दे ऑल्सो डाई, सो अ न्यू लेयर इज क्रिएटेड. फिर मोर कोरल्स आर जनरेटेड ओवर दैट सरफेस. तो वंस कोरल, एक जनरेशन का कोरल मरता है तो एक लेयर बनता है. फिर दूसरा जनरेशन मरता है तो एक लेयर बनता है, लेयर बनता है. ऐसे करके लेयरिंग आफ्टर लेयरिंग बनते रहती है. एंड दिस इज हाउ कोरल्स
create a three-dimensional structure built over thousands of years, which is known as coral reefs. तो इस तरीके के कोरल रीफ्स बनते हैं, स्ट्रक्चर अंडर सी लैंड फॉर्म्स। अंडर सी लैंड फॉर्म्स आर नोन एज कोरल्स। और फिर उनके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पे नए यंग जनरेशन के कोरल्स अटैच्ड रहते हैं। व्हेन दे डाई देन दे क्रिएट अनदर लेयर, देन अगेन यंग जनरेशन के कोरल पॉलिप्स उसके ऊपर बनते हैं, डाई, नेक्स्ट लेयर। इस तरह से करते करते लेयर आफ्टर लेयर्स लार्ज लैंड फॉर्म इज क्रिएटेड। सच कोरल रीफ समटाइम्स कम्स above the oceanic surface also and makes a landform, island, coral islands. तो ये हो गए कोरल रीफ्स। अभी कोरल रीफ्स बनते हैं फ्रॉम हार्ड कोरल्स। बेसिकली कोरल्स जो पॉलिप्स हैं ये दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट कोरल्स एंड हार्ड कोरल्स। और हार्ड कोरल्स और दोज कोरल्स या कोरल पॉलिप्स जिनका स्केलेटन जो है वो उनके आउटर सरफेस पे होता है। नॉर्मली हमारी हड्डियां कैसे होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, endoskeleton we are, but such coral polyps are exoskeleton. Their skeletons are made upon their body surface and skeletons are made up of limestone, चूना जिसको कहते हैं, उससे बना हुआ रहता है। And when these hard corals die, then they lead to formation of coral reefs, the land forms. So as I told you, when polyps die, their skeleton are left behind and it is used as foundation for new polyps. And layer after layer deposition leads to formation of coral reefs. अब एक और बात समझते हैं। नॉर्मली वेन यू सी, तो ये तो मान लीजिए कि लेयर आफ्टर लेयर बन करके ये कोरल रीफ्स बना है। उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पे देयर आर कोरल पॉलिप्स, लिविंग टाइनी एनिमल्स। These coral polyps live in a symbiotic relations with a kind of algae. Algae मतलब आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट। एक एलिगी वाटर के अंदर मिलता है जिसका नाम है जूज़ैंथले, जिसके साथ ये कोरल पॉलिप्स एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब अ विन विन रिलेशन फॉर बोथ पार्टीज। जूज़ैंथली एक प्लांट है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोरल्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फास्ट मूविंग वाटर। जूज़ैंथलीज को प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है कोरल्स। और कोरल्स को उसके बदले में जूज़ैंथलीज फूड प्रोवाइड करते हैं। सिंस जूज़ैंथलीज आर plants, algae, so they provide oxygen as well as food product to the coral polyps that help these coral polyps to grow and thrive. इस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है। और जूज़ैंथलीज नॉर्मली काफी कलरफुल होते हैं, इसीलिए कोरल पॉलिप्स काफी कलरफुल दिखते हैं। कोरल पॉलिप्स खुद व्हाइट कलर के होते हैं ओरिजिनली बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है लाइमस्टोन का होता है, बट फिर भी आप किसी कोरल रीफ एरिया में देखेंगे तो आपको काफी कलरफुल इकोसिस्टम मिलेगा। जो कलर आपको दिख रहा है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द जूज़ैंथले प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक टाइनी ऑर्गेनिज्म। दुनिया भर के इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा ग्रेट बैरियर रीफ का, विच इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ मतलब रीफ्स आपने पढ़ा होगा, कोरल रीफ्स बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइज दे कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। फ्रिंजिंग रीफ्स, छोटे मोटे छिटपुट, फिर बैरियर रीफ्स जब दे बिकम सो प्रोमिनेंट कि दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बैरियर on some coast, and then coral islands, the largest strongest structure in the form of coral reefs. तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया बाय यूनेस्को इन 1981। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द planet and it is said कि it is visible even from the space। इसकी बायोडाइवर्सिटी काफी ह्यूज है। इट कवर्स रफली 10% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ इकोसिस्टम। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट कोरल रीफ मिलता है वो है कोरल ट्राइंगल। इट इज फाउंड इन द वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे अलग अलग एरियाज में कोरल्स पाए जाते हैं टुगेदर। ये स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप का नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं इन ट्राइंगुलर रीजन, इसीलिए इसको कह दिया जाता है कोरल ट्राइंगल। includes waters of Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, and Solomon Islands and all. 75% of the world's coral species are found here.
अब जरा समझते हैं कि कोरल्स के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, कोरल्स जो हैं वो नॉर्मली ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में वो एरिया जहाँ पे सी सरफेस काफी डीप नहीं है, जहाँ पे सनलाइट पहुंच सकता है, वहां नॉर्मली कोरल्स पाए जाते हैं। बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा मेंशन किया गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के 6th असेसमेंट रिपोर्ट में कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चूंकि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज वाई दीज डेज कोरल्स आर ऑल्सो फाउंड टू बी मूविंग इन द टेम्परेट एरिया एज वेल। नॉर्मली इनको ट्रॉपिकल वाटर पसंद आता है, यहाँ का टेम्परेचर जो इनके लिए ऑप्टिमम है। बट चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सी सरफेस टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो टेम्परेट एरिया का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड दैट इज वाई कोरल्स आर नाउ फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो। तो ट्रांसलोकेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन इज वन phenomena that is being witnessed amongst the corals found by IPCC 6th assessment report, and that translocation is mainly because of warming of oceanic water. दूसरा जो फिनोमिना देखने को मिल रहा है वो है कोरल ब्लीचिंग। देखिए, कोरल जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड टेम्परेचर। उनको बिल्कुल एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। कुछ भी अगर कंडीशंस में बदलाव आते हैं तो कोरल्स के लिए कठिन होता है उस चेंजिंग सिनेरियो को टॉलरेट कर पाना। एंड वेन एवर कोरल्स आर अंडर स्ट्रेस, फर्स्ट थिंग दे डू इज टू एक्सपेल जूजेंथले। आपके ऊपर अगर कोई अटैच्ड है, जैसे कोरल्स के ऊपर जूजेंथलेज अटैच्ड हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फास्ट मूविंग वाटर स्ट्रीम्स। आप जब भी स्ट्रेस में आएंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर जो लोग अटैच्ड हैं पहले आप उनको साइड करोगे कि यार बाद में आना, अभी नहीं, अभी तो मेरी खुद की हालत खराब है। सेम इज डन बाय कोरल्स वेन एवर दे आर अंडर स्ट्रेस, वेन एवर टेम्परेचर or light conditions are changed, the first thing that they do is to expel zooxanthellae. And the moment they expel zooxanthellae, they turn white, क्योंकि ओरिजिनली तो कोरल पॉलिप्स का कलर व्हाइट ही है बिकॉज ऑफ लाइमस्टोन। इस फिनोमिना को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। यू सी, कोरल ब्लीचिंग डज नॉट मीन डेथ ऑफ कोरल्स, बट इट इज एन इंडिकेटर कि नाउ कोरल्स आर अंडर स्ट्रेस एंड दैट इज वाई दे हैव एक्सपेल्ड जूजेंथले। तो उसके बाद धीरे धीरे अगला स्टेप ऐसा हो सकता है कि कोरल्स की रिप्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जूज एंथलीज उसको फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बट दैट विल नॉट बी इजीली अवेलेबल वंस कोरल ब्लीचिंग बिगिंस। देन धीरे धीरे कोरल्स माइट बिकम मोर वल्नरेबल टू फैटल डिजीजेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोरल्स माइट स्टार्ट डाइंग एट लार्जर स्केल। तो कोरल ब्लीचिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस ओवर कोरल्स, and it might lead to, if not addressed, it might lead to death of coral polyps in longer run. That is the problem. इसीलिए कोरल ब्लीचिंग को रिवर्स किया जा सकता है अगर टाइम बाउंड फैशन में एक्ट किया जाए तो, लेकिन अगर डिले कर देंगे तो कोरल ब्लीचिंग के बाद धीरे धीरे कोरल पॉलिप्स मर जाएंगे, एंड वंस दे आर डेड देन रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। तो कोरल ब्लीचिंग हाल फिलहाल में बढ़ रही है, ये भी फाइंड किया आईपीसीसी के 6th असेसमेंट रिपोर्ट में। एक तो उन्होंने कहा कि टेम्परेट एरियाज में भी कोरल्स आर नाउ मूविंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड दूसरा कोरल ब्लीचिंग का फिनोमिना इज ऑन द राइज। तो हेल्दी कोरल्स, तीन स्टेजेस देखते हैं कोरल ब्लीचिंग के। हेल्दी कोरल्स में कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथलेज आर इन सिम्बायोटिक रिलेशन। देन स्ट्रेस्ड कोरल विल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेल द जूजेंथले, and then coral will turn white after zooxanthellae are expelled, but still the coral is alive. If the situation is not reversed, then over a period of time corals might die at a mass scale, and then revival of the coral ecosystem might become impossible or difficult at least. Main reason behind coral bleaching is of course climate change, as highlighted by 6th assessment report of IPCC, plus human factors like illegal fishing or कंस्ट्रक्शन इन मैरीटाइम एरियाज। ये सब कारण है जिस कारण से कोरल ब्लीचिंग बढ़ रहा है एंड कोरल्स की डेथ भी ज्यादा हो रही। तो कोरल्स क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जरा समझते हैं, क्यों कोरल ब्लीचिंग एक खतरा है हम सबके लिए। देखिए, कोरल्स सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइवलीहुड। अबाउट 500 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट अपॉन कोरल फॉर फूड, इनकम एंड ऑल। प्लस कोरल प्रोवाइड कोस्टल प्रोटेक्शन। देखिए, किसी भी कोस्ट के आसपास जो कोरल्स होते हैं
जैसे भारत के आसपास, भारत के कोस्ट के आसपास आपको ज्यादातर दिखेंगे फ्रिंज कोरल्स या फ्रिंजिंग रीफ्स, तो छिटपुट छिटपुट थोड़े बहुत दिखेंगे। ठीक है, ये मालदीव वगैरह तो पूरा पूरा कोरल आइलैंड्स। तो ये फ्रिंजिंग रीफ्स दिखेंगे। अब ये फ्रिंजिंग रीफ जो हैं फास्ट मूविंग वाटर स्ट्रीम्स के अगेंस्ट कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, and thus corals help in avoiding erosion of the coastal areas because of fast moving water streams. So that is the benefit of corals: livelihood support, coastal protection. About 97% of the energy from waves, storms and floods are broken by the corals. They take entire impact on themselves, and thus they prevent loss of life, property damage and soil erosion. तीसरा, corals are very rich in marine ecosystem. Corals that for a reason are known as rainforest of the sea. They are very rich. Apart from coral polyps and zooxanthellae, many varieties of fishes and crabs, lobsters are found in the coral reef area. जैसे आप देखो, barrier reef, 4,000 species of fishes, 800 species of hard corals are found, and that is why about 10% of the uh, uh, similarly you see about 2000 types of reef fish are found in coral triangle. तो they are very rich ecosystem. और अगर कोरल ब्लीचिंग होगी, उसके बाद कोरल की मास डेथ होगी, देन दैट इकोसिस्टम विल गेट डिस्ट्रॉयड। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, वहां पे कई सारे तरह के प्लांट्स मिलते हैं, सो दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, आई मीन दे रिलीज ऑक्सीजन इन द वाटर। यू नो प्लांट्स व्हाट दे डू, दे एब्जॉर्ब CO2 दे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो इस तरीके से ओशनिक वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ती है, दैट हेल्प्स फिशेस टू सर्वाइव। फिशेस कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू गिल्स, तो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को फिशेस एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व करने में अंडर वाटर प्लांट्स का काफी रोल होता है। अंडर वाटर प्लांट्स हेवली फाउंड आर फाउंड इन द कोरल इकोसिस्टम। तो इस कारण से पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में कोरल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया है ये कोरल रीफ्स के बारे में? सी, फोर्थ global mass coral bleaching event has been triggered as per US National Oceanic and Atmospheric Administration. तो कोरल ब्लीचिंग टाइम टू टाइम देखा गया है, और हाल फिलहाल में यूएस की एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया है कि चौथा मास कोरल ब्लीचिंग हाल फिलहाल में देखा जा रहा है। इसके पहले 3 इस तरीके के मास कोरल ब्लीचिंग देखे जा चुके हैं 1998 में, when 20% of the reefs suffered bleaching. Second in 2010, 35% of the reefs were affected, and then third bleaching in 2014 and 2017. 2014 से 2017 तक 56% of the reefs were affected, and now the fourth global mass coral bleaching is being witnessed as per US National Oceanic and Atmospheric Administration. इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2018 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2019 में कोरल लाइफ सिस्टम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या रिलेशन है, उस पर यह प्रश्न पूछा था। ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंट्स भी लिख करके दे दिया है। Next topic is National Civil Services Day. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view and GS paper 4 ethics and integrity point of view. कल का दिन यानी कि 21 अप्रैल हर साल हमारे देश में नेशनल सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे वाज चूजन एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्योंकि इसी दिन हमारे देश के पहले आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रोबेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को एड्रेस किया था एट मेटकाफ हाउस इन दिल्ली 1947 में, एंड देयर ही रेफर्ड सिविल सर्वेंट्स आज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ही सेड कि आप लोग स्टील फ्रेम है एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू होल्ड द कंट्री एंड इट्स इंटीग्रिटी इंटैक्ट। इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, वेरी लेट इन 2006 भारत सरकार ने फैसला किया कि हम लोग इस दिन को सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और इस दिन फिर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस दिया जाता है टू द सिविल सर्वेंट्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2 कोट्स एथिक्स पेपर में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट, द सिविल सर्वेंट्स
The civil servant has the responsibility to act as a bridge between government and the people. Mug up this quote given by our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. The true test of a civil servant is not how much he knows, but how much he cares. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister. याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, सही जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली जब भी कॉम्पैशन पे प्रश्न आए, मान लीजिए कि ऐसा कुछ सवाल आ जाता है कि कॉम्पैशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वहां पे आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हैं. और ऐसा सवाल आ जाए कि सिविल सर्वेंट्स आर द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नड, वहां पे आप ये वाला कोट इस्तेमाल कर सकते हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अर्थ डे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हर साल 22 अप्रैल यानी कि आज के दिन को हम लोग अर्थ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन. साल 2024 का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स. 1970 से हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो इस साल वी आर सेलिब्रेटिंग 54th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे. ये अर्थ डे जो मनाया जाता है दैट वाज फाउंडेड बाय गेलॉर्ड नेल्सन, एन अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. और अर्थ डे के सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पेरिस क्लाइमेट डील था, जो कॉप 21 यूएनएफसीसीसी में अडॉप्ट किया गया था, अर्थ डे 22 अप्रैल 2016 को ही पेरिस क्लाइमेट डील वाज ओपन फॉर सिग्नेचर. अर्थ डे को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट कराता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अर्थ डे नेटवर्क. साल 2009 में फिर यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया 22 अप्रैल को आज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इनडेलिबल इंक इन इलेक्शन. इलेक्शंस में जब आप वोट करते हैं तो आपके उंगलियों के ऊपर जो एक इंक मार्क किया जाता है, वो इंक किस केमिकल कंपाउंड से बना है वो देख लेते हैं. आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है. आज के इंडियन एक्सप्रेस में उस पर चर्चा हुई है. आपको पता होगा कि एक इलेक्शन वोट करने के दौरान, वोट करने से पहले ऐसे फिंगर के ऊपर एक इंक लगाया जाता है. दैट इंक इज नोन एज इनडेलिबल इंक बिकॉज इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव. थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन का वक्त लग जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 ये मेंशन करता है अबाउट दिस इंक कि दिस इंक शुड बी यूज्ड in order to prevent a person from casting his or her vote more than once. इसमें जो केमिकल यूज होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, विच इज ए कलरलेस कंपाउंड. लेकिन इट acquires a color when it becomes or when it gets exposed to ultraviolet light. तो वैसे तो कलरलेस होता है सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन जब अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज होता है तो फिर वो कलर अडॉप्ट कर लेता है और इनडेलिबल इंक बन जाता है. भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस कंपनी को, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को, ये इंक बनाने के लिए, इंडेलिबल इंक बनाने के लिए. और ये इंक भारत के अलावा दुनिया के कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है जहां पे इलेक्शंस के दौरान इस इंडेलिबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है. ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड हमने प्रश्न दिया था आपको लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में. इट वाज अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ नॉट इंडिया एंड यूएस बट इंडिया एंड रसिया. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. मिसाइल कैन फ्लाई एट स्पीड विच इज ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.